राम राम दोस्तों, मैं राकेश गुर्जर आप सभी का फिर से आज की ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, अर्थात आज हम राजस्थान के इतिहास की प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास की इस प्लेलिस्ट में उसी रियासत को छेड़ने जा रहे हैं जिसका इतिहास सर्वाधिक गौरवमयी है। बिल्कुल सही समझे हैं आप, वो कोई और नहीं मेवाड़ रियासत है। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत। अब मेवाड़ रियासत, अब जब हम रियासत पढ़ेंगे तो राजवंश आएंगे। भाई राज कौन करेगा? राज करने वाले वंश को हम कहेंगे राजवंश। तो मेवाड़ में जो राजवंश है उसकी हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम हमें ध्यान रखना है वो है सबसे पहले गुहिल। गुहिल, अब ये गुहिल कौन है साहब? मेवाड़ के राजवंश में जो हमें पहला नाम देखने को मिलता है वो है गुहिल। अब गुहिल, ये इस व्यक्ति का नामकरण किस प्रकार से हुआ? ऐसा बताया जाता है, किदवंती है कि इस बालक का जन्म एक गुफा में हुआ था। इसका नाम इसलिए गुफादित्य, गुहिलादित्य इस प्रकार के नाम इसके प्रचलन में हैं। तो इसको बताया जाता है कि ये मेवाड़ के राजवंश का क्या है? संस्थापक है, अर्थात ये क्या है? गुहिल वंश का संस्थापक है। अब जो ये व्यक्ति है गुहिल, इस गुहिल के बाद भी हमको मेवाड़ के इतिहास में कई और नाम देखने को मिलते हैं। वो नाम क्या क्या है? वो है भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य। इन नामों के बारे में कोई विशेष व्याख्यान नहीं है, केवल एक विशेष बात क्या है, जो शिलादित्य था, शिलादित्य। मैं कोशिश करूंगा कि लिखावट कम से कम रखूं ताकि समय हमारा इस वीडियो का जितना छोटे से छोटा हो सकता है वो रहे। तो इस शिलादित्य के समय का 646 ईस्वी का हमको एक अभिलेख प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख? सांबोली अभिलेख। और उस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि ये जो शिलादित्य है ये अपने वंश का 5वां शासक है। कौन से नंबर का है? 5वां शासक। बाकी के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने फिर भी आपको बताए हैं। तो पहला शासक रहा होगा, दूसरा रहा होगा, तीसरा रहा होगा, चौथा रहा होगा, 5वां रहा होगा। तो इतिहासकार मानते हैं कि सामान्य रूप से एक शासक का शासनकाल 20 वर्षों का होता है। तो अगर इस 20 वर्ष से पहले जाएं तो इसमें -20 करोगे, आप कितने पे आ जाओगे? आप आ जाओगे 626। इससे -20 करोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे? 606। इससे -20 करोगे तो आप कहीं पे आ जाओगे? 586। और इससे -20 करोगे तो आप कहीं पे आ जाओगे? 566 ईस्वी के आसपास। अर्थात जो पहला शासक था वो पहला कौन था? गुहिल। जो भी जिसका हमको नाम उल्लेखित मिलता है वो कितने पे, उसका समय क्या रहा होगा? 566। तो यहाँ से सांबोली शिलालेख से समय का अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 566 ईस्वी के आसपास गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना करी थी। अब स्थापना करी थी, इसका आकलन हमको कहाँ से लगा? इसका अंदाजा किसको लगा? इस अभिलेख में लिखा हुआ है, सांबोली अभिलेख में, कि ये 5वां व्यक्ति है अपने वंश का। 5वां व्यक्ति है, तो जो नाम हमको मिले थे उनको अगर हम क्रम में जमाएं तो इधर से उल्टा 1 2 3 4 5, 5वां ये मतलब पहला ये था, मतलब इसी ने तो वंश की शुरुआत करी। इसीलिए गुहिल के नाम पे हम इसके जो वंशज आएंगे और ये पूरा का पूरा वंश चलेगा, उसका नाम हमने क्या दे दिया? गुहिल वंश दे दिया। अब ये तो बात हो गई साहब गुहिल वंश की। शिलादित्य के बारे में कोई विशेष नाम नहीं है उल्लेखनीय। अब शिलालित्य के बाद हमको और भी कई नाम देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार इससे पहले के नाम उल्लेखनीय नहीं थे, तो इसके बाद के नाम भी उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन वो नाम कौन कौन से देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं हमको शिलादित्य, अपराजित, महेंद्रदित्य, कालभोज, खुम्माण। अब इन नामों के अतिरिक्त हमको एक नाम और देखने को मिलता है। इतिहास से जो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं उनमें एक नाम हमको प्राप्त होता है बप्पा। क्या? बप्पा। अब ये बप्पा कौन है? इसके संदर्भ में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। ये आपको इतिहास में जब जब पढ़ेंगे अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि इतिहासकारों में आपस में मतभेद होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि खैर छोड़िए, हम इस विशेष बात पे नहीं जाते कौन क्या बताता है। बात यहाँ पे है कि हमको एक नाम देखने को मिलता है बप्पा। तो कोई इतिहासकार तो कहता है कि ये बप्पा उपाधि है, और ये उपाधि किसकी है? खुम्माण की। कोई इतिहासकार बोलता है कि ये महेंद्रदित्य की उपाधि है, कोई बोलता है कालभोज की उपाधि है। जो कर्नल जेम्स नोट बोलते हैं कि ये तो नाम है शिलादित्य का। तो बात ये नहीं है किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। हम सारी कहानियों पर तो नहीं जा सकते। एक ही आदमी 4 आदमी तो नहीं हो सकता, वो कोई एक ही आदमी हो सकता है। तो जब जब इतिहासकारों के संदर्भ में इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न होंगे तो इतिहास कई लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन जो आधुनिकता के नजदीक का इतिहास है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों का, इतिहास के स्रोतों का संकलन करके जो इतिहास लिखा है, उस इतिहास का खंडन हर एक व्यक्ति ने किया। जैसे मतलब आपको कोई इतिहास के स्रोत प्राप्त हो जाएंगे तो आपको लॉजिकली अगर आप देखेंगे कि यार ये बात तो गलत है, तो आप बोलेंगे ये तो गलत है, इसलिए कारण देंगे। तो जो इतिहास लिखा है किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। इन्होंने जो इतिहास लिखा हुआ है, तो जो पुराने जितने भी इतिहासकार थे उनका इन्होंने खंडन किया है कई जगहों पर, एक नहीं। और खंडन इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, तार्किक आधार पर किया है। तो जब जब भी ऐसा विरोधाभास होगा
तो हम ओझा जी की तरफ अपना झुकाव रखेंगे। तो डॉक्टर हरिशंकर हीराचंद ओझा क्या बुलाते हैं कि ये बप्पा जो है, ये बप्पा नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। और ये उपाधि किसकी है? कालभोज की। कालभोज। अब साहब कालभोज, या इसका नाम आपको देखने को मिलेगा मालभोज। अब ये क्या था, इसकी एक बार कहानी देख लेते हैं। कहानी क्यों देख लेते हैं? क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि पूरे के पूरे मेवाड़ राजवंश की कहानी को एक वीडियो में समाहित करके रख दूं, ताकि एक बार के लिए इस कहानी को हम देखें तो पूरी की पूरी रियासत हमारे दिमाग में बैठ जाए। क्या युद्ध हुआ, कैसे हुआ, वो सब बात की बात है। एक एक शासक को जब डिटेल में पढ़ा जाएगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन ऊपर से जिसको बोलते हैं ना एरियल व्यू, ठीक है ना, तो ईगल व्यू, बर्ड आइज व्यू, जो भी कह लीजिए आप, हमको ऊपर से इसका पूरा परिप्रेक्ष्य देखना है। तो अब कालभोज मालभोज, इस बालक की हम कहानी देख लेते हैं। तो इस बालक की क्या कहानी है कि इसके पिता की मृत्यु भीलों द्वारा कर दी गई थी। अब जब भीलों द्वारा इसके पिता की मृत्यु कर दी गई थी, तो इसकी माता के द्वारा छोटी अवस्था में इस बच्चे के प्राण बचाकर इसको नागदा में एक ब्राह्मणों के आश्रम में छोड़ दिया गया। अब उन्हीं ब्राह्मणों ने इसका पालन पोषण किया। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया तो ये उसी आश्रम की गाय चराने लग गया। तो दिन प्रतिदिन इसकी नित्य दिनचर्या यही थी कि गाय चरा के जाना है, आना है, अपना काम करो, मस्त रहो। अब एक दिन एक विशेष घटना होती है कि क्या होता है कि एक गाय होती है, वो सुबह का तो दूध दुहाती है, किंतु शाम का दूध वो दुहाती ही नहीं है, दूध ही नहीं आता शाम को। दूसरे दिन भी ये घटना होती है, तीसरे दिन भी ये घटना होती है। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि आज तू गाय चराने जाएगा तो इस गाय पर विशेष नजर रखना। जब बालक जैसा जैसा उसको बोला गया, ये बालक बिल्कुल वैसा ही करता है। अब ये बालक देखता है तो उस गाय पर दिन भर नजर रखता है। तो दिन भर वो गाय आराम से अपना चारा चर रही है, घास चर रही है। अब ये उस पर नजर रखे सकता है, तो इसको ये देखता है कि वो गाय एक गुफा की ओर जा रही है। ये भी उसके पीछे पीछे जाता है और ये देखता है कि वहाँ कहीं दूर घास फूस में सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। वहां जाके उस गाय ने पूरा का पूरा अपना दूध उत्सर्जित कर दिया। तो जब ये पास जाके देखता है तो ये देखता है उस घास फूस में तो एक शिवलिंग है। तो ये समझ जाता है कि भाई ये तो एक चमत्कारी शिवलिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस शिवलिंग को प्रणाम करता है और इसका भक्त बन जाता है। और ये देखता है कि उसी गुफा में एक ऋषि भी बैठे हुए हैं, वो ऋषि है हारित ऋषि। तो ये उनका भी भक्त बन जाता है, ये दिव्य शिवलिंग है, ये उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो उसके बाद नित्य दिन प्रतिदिन ये घटना घटती है। ये वाली कौन सी वाली, ये गाय चराने आता है, शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाता है, ऋषि की सेवा करता है, शाम को गाय ले जाता है, ठीक है। अब इसकी सेवा से ये हारित ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद अपना जब अंत समय नजदीक होता है, तब हारित ऋषि इस बालक को अपना आशीर्वाद और बहुत सारा खजाना देते हैं और बोलते हैं कि जा तू इस मेवाड़ की धरा पर तू तेरे वंशज राज करेंगे, ठीक है साहब। अब इस बालक के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद ये बालक क्या करता है, सेना का संगठन करता है। अब सेना संगठित करता है। सेना संगठित करने के बाद इसके समय पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे जिसका शासन होता है वो होता है राजा मानमोरी। तो ये उस मानमोरी की सेना में सम्मिलित हो जाता है। कैसे, सामंत के रूप में। अब ये वहाँ पे उसकी सेना में मौर्य की सेना में ये क्या बन गया, सामंत बन गया। और उसके अधीन रहकर ये कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ता है। और समय आने पर तकरीबन 734 के समय पर यह राजा मानमोरी को ही परास्त करके किस पर अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। तो अब साहब मुझे एक बात बताओ, राज करने के लिए कोई राजपाट तो होना चाहिए। अब जो राजपाट होना चाहिए तो पहली बार, कैसे थोड़ी ना कि किसी छोटे से गांव में 2-5 बीघा में या छोटे से एरिया में आप अपने आप को राजा बोलोगे। राजा होने के लिए उतना बड़ा राज्य होना भी तो चाहिए, आपकी शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहली बार किसी प्रतापी शक्ति को टक्कर देकर परास्त करके अपने सत्ता किसने स्थापित की, इस कालभोज ने ही तो मानमोरी को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की। तो वास्तविकता में राजवंश तो उसको बोलेंगे जो राज करेगा, और राज करने का मादा इसने दिखाया। तो कालभोज मालभोज को ही क्या कहा जाता है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। तो अगर प्रश्न आए गुहिल वंश का संस्थापक कौन, तो गुहिल, और वास्तविक संस्थापक कौन, तो कालभोज मालभोज, ठीक है। इसके बाद ही इसकी उपाधि बप्पा इसने ली, ठीक है। कहने को बोलते हैं कि बप्पा रावल हारित ऋषि ने दी थी। खैर जो भी हो, बप्पा इसकी उपाधि है, ठीक है। बप्पा रावल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब ये चित्तौड़ तो इसने विजय कर लिया। अब चित्तौड़ विजय के बाद ये बोलता है कि साहब ये जो भी हुआ है ये उस शिवलिंग के प्रताप से ही हुआ है, मतलब उस शिवलिंग की कृपा दृष्टि है जो मैं ये सब कुछ जीत पाया, खजाना आया, हारित ऋषि का आशीर्वाद मिला। तो इस जो भी धरा का है जो राजा है वो तो वो शिवलिंग ही है, मैं तो उसका सेवक हूं। तो ये क्या करता है, उस शिवलिंग को क्या करता है, उस मेवाड़ का स्वामी मानने लग जाता है और स्वयं को उसका सेवक। इसी परंपरा का निर्वहन जो मेवाड़ के अगले राजा आएंगे वो भी करेंगे। और वो ये जो शिवलिंग होता है ये कालांतर में एकलिंग जी के नाम से विख्यात होता है। इसी शिवलिंग पर ये कालभोज मालभोज एकलिंग जी मंदिर का निर्माण भी करवाता है, ठीक है। तो एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसी कालभोज ने करवाया। अब आगे बात, अब ये मालभोज उसका निर्माण करवाता है। अब इसका निर्माण करने के अतिरिक्त एक बात देखो,
कि अब सत्ता आ गई तो पैसे भी आ गए, रेवेन्यू जनरेशन होगा। अब पैसे आ गए तो इसी ने पहली बार चित्तौड़ के अंदर क्या चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए। तो हम इसके बारे में क्या क्या जान चुके हैं, वास्तविक संस्थापक है, चित्तौड़ पर अधिकार किया, एक लिंगी मंदिर का निर्माण किया, सोने के सिक्के चलवाए। इसके अतिरिक्त इसके बारे में और कुछ बातें छोटी मोटी हो सकता है छूट जाए, इस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। अब अगली बात जो आती है, अंत समय पर इसने अपने नागदा में समाधि ले ली थी। तो इसके बाद के जो शासक आते हैं वो शासक इसके द्वारा जो स्थापित की हुई शक्ति होती है उसको उतना संभाल कर नहीं रख पाते। तो मतलब इसके बाद का जो काल होगा वो मेवाड़ के शक्तिहास का काल होगा, शक्तिहास। अब एक बात और देख लो, मैं बार बार मेवाड़ कह रहा हूं तो कि राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है, मैं राजस्थान का एक बार मैप बना देता हूं। ये सपोज आप राजस्थान समझ लीजिए, तो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र तो कहलाता है मेवाड़, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। मैंने कह रहा हूं ये मेवाड़ क्षेत्र है, लेकिन जब मेवाड़ राज्य की बात आएगी तो राज्य तो क्या होता है, जहां जहां तक आपका अधिकार है वहां वहां तक राज्य है। तो राज्य की सीमाएं तो घटती या बढ़ती रहेगी। मतलब अगर इसने अगर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो मेवाड़ यहां तक पहुंच गया, अगर ये चित्तौड़ इसके हाथ से निकल गया तो मेवाड़ इतना ही हो गया, ठीक है। तो मेवाड़ राज्य घटता बढ़ता रहेगा। मैं अगर ये कहता हूं कि मेवाड़ ने बूंदी पर अधिकार कर लिया तो ये वाला क्षेत्र मेवाड़ के अधीन आ गया ना, तो मेवाड़ राज्य यहां तक चला गया, ठीक है ना। तो मेवाड़ क्षेत्र तो ये है, और मेवाड़ राज्य समय अनुसार घटता या बढ़ता रहेगा। जहां जहां पर इस मेवाड़ के वंशजों का शासन जाता रहेगा उस समय तक वहां तक मेवाड़ की सीमाएं जाती रहेंगी। तो मेवाड़ क्षेत्र में और मेवाड़ राज्य में कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना समझे। कई लोग क्या होते हैं मेवाड़ के नाम पे चित्तौड़ को समझते हैं, तो कालांतर में आप देखना कि चित्तौड़ इनके पास कितने समय तक रहता है। तो चित्तौड़ चला गया इसका मतलब ये नहीं कि मेवाड़ चला गया, ठीक है। हाँ, इससे एक बात और ध्यान में आई कि शुरुआत में जब गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना करी थी तो प्रारंभ में इनका जो शासन था वो ईडर के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था, और ऐसा बताया जाता है कि भीलों ने इसको ईडर का राज्य दिया था, ठीक है। तो हम कहां तक आ गए थे कि ये इसके बाद के जो शासक है वो इसकी शक्ति को संभाल के नहीं पाल रख पाए। और उसके बाद में हमको कुछ अभिलेखों से इस बात का पता लगता है, एक तो है डबोर जो शिलालेख है और एक है नासून का शिलालेख। उसके बाद से हमें पता लगता है कि चित्तौड़ पर बाद में किसका अधिकार हो गया, राष्ट्रकूटों का। तो चित्तौड़ हाथ से गया, इसका मतलब क्या मारवाड़ गया, सॉरी मेवाड़ गया क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चित्तौड़ गया, मेवाड़ तो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो तो बचा हुआ है, तो चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया, राष्ट्रकूटों का। लेकिन बाकी के क्षेत्र पर तो इनका अधिकार है, तो शक्ति क्षीण होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद भी कई शासक आते हैं जिनको जानना हमें आवश्यक नहीं है, किंतु उसके बाद एक शासक आता है मृतभट्ट। क्या नाम है, मृतभट्ट, जिसको आप ध्यान रखना है, मृतभट्ट। इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। यह अगला ऐसा शासक होता है जो फिर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार। तो चित्तौड़ यहां पे गया था, इसके बाद चित्तौड़ कहां चला गया, राष्ट्रकूटों के पास। इसके बाद फिर से कहां पे आ गया, इसके पास आ गया, ठीक है। अब ये आ गया मृतभट्ट। अब मृतभट्ट के बाद हम आगे चलते हैं। तो मृतभट्ट के समय पे जो साम्राज्य ज्यादा फैल रहा होता है, किसका फैल रहा होता है, प्रतिहारों का। तो इस समय मृतभट्ट दो तीन काम करता है। एक तो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है, स्वयं को किससे, प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित कर लेता है। अब स्वतंत्र घोषित कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो जैसे इसने अपनी शक्ति बताई थी इसने भी अपनी शक्ति बताई। तो इससे पहले कौन थे, राष्ट्रकूट बड़े तगड़े थे। तो जब राष्ट्रकूटों ने इसकी शक्ति को माना तो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो पहली बार मृतभट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया। राष्ट्रकूटों से आपको वैवाहिक संबंध मेवाड़ के कहां पे देखने को मिलेंगे, यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उस राजकुमारी का नाम क्या था, महालक्ष्मी। तो राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया। अब आपको इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाएं दिखेगी कि जब भी दो बड़ी बड़ी शक्तियों के मध्य कोई समझौता होगा, संधि होगी, तो उसके बाद विवाह संबंध देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, जब मान लो एक शक्ति है या दूसरी शक्ति है, कोई भी हो सकती है, मेवाड़ मारवाड़ दिल्ली कोई भी, ठीक है। तो क्या होता है, जब ए बी पर अटैक करता है या बी ए पर अटैक करता है, या इनमें आपस में काफी पहले से संघर्ष चल रहा है, लंबा संघर्ष चल रहा है, तो उस संघर्ष को या इस अटैक को सेटल करने के लिए ये आपस में बीच में एक समझौता करते हैं, तो ए प्लस बी। लेकिन ये समझौता किया तो हो सकता है कि आज वर्तमान स्थिति में बी की हालत कमजोर हो और वो मजबूर हो कि मुझे समझौता करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कल को कालांतर में इसके पास फिर से सेना आ गई तो ये ए पे अटैक कर सकता है ना। तो ए को भी डर रहता है कि बाद में ये पलट ना जाए, और बी को भी डर रहता है कि यार ये पक्का पक्का इन शर्तों पर अड़ा रहेगा क्या। तो कई जगह पर आपको इतिहास में संधि के बाद विवाह संबंध देखने को मिलेंगे। विवाह क्यों देखने को मिलेंगे, एक तरफ से आता है किसी का बेटा या बेटी, एक तरफ से
किसी का बेटा आएगा, एक तरफ से किसी की बेटी आएगी। अब क्या हो गया, इनमें विवाह हो गया। विवाह हो गया तो एक तरीके से ये दो अलग अलग रियासतें थी, ये दो राज परिवार थे, वो एक परिवार बन गए। एक परिवार बन गए मतलब वो तो एक ही परिवार के, एक ही माला के मोती हो गए ना। तो इस बात की विश्वसनीयता हो जाती है कि अब ये आपस में अटैक नहीं करेंगे। तो संधि को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए आपको इतिहास में अनेक जगहों पर किसी ना किसी संधि या समझौते के बाद विवाह संबंध देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि मृतभट्ट ने चित्तौड़ को अधिकार कर दिया, उन्होंने उसकी शक्ति को मान्यता दी, तो ये विवाह संबंध हमको देखने को मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम कहां तक आ गए, मृतभट्ट। अब मृतभट्ट के बाद आता है एक शासक, इसको बोलते हैं हम अल्हड़। अल्हड़, या इसका नाम आपको अल्हट भी देखने को मिलेगा, या इसका नाम आपको आलू रावल भी देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार से इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया, इस प्रकार ही अल्हड़ के बारे में हमको क्या चीज जानने को मिलती है कि इसने हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब तक इनकी राजधानी थी नागदा। ठीक है, कालभोज के समय क्या थी राजधानी, नागदा, जो नागदा ही चल के आ रही है। और ये जो अल्हड़ होता है, ये अपनी राजधानी को नागदा से कहां पे लेके आ जाता है, आहड़ में लेके आ जाता है। और आहड़ में लेने के बाद ये आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। तो इसके बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि राजधानी ये आहड़ में स्थानांतरित करता है, वहां पे वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। और पहली बार इसने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही क्या होता है, आप सर्च करना, पता करना, ठीक है ना, कुछ समझ पाओगे आप नौकरशाही व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, किसी को तनख्वाह पे रखना, क्योंकि पुराने समय में क्या हो जाता था, जब शुरू में तनख्वाह नहीं जाती थी, इतनी 5 बीघा जमीन तुम्हारी हो जाएगी, 10 बीघा तुम्हारी हो जाएगी, उसकी फसल पे कर माफ कर दिया जाएगा, इस तरीके से उनको भुगतान किया जाता था। लेकिन जब पहली बार पेमेंट भुगतान किया गया, उसको नौकरशाही कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अल्हड़। अब अल्हड़ के बाद क्या, अल्हड़ के साथ बाद भी खूब शासक आए। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से पहले इतिहास में यहाँ पे शक्ति का हास हुआ था, अर्थात इसके समय की शक्ति को बाद के वंशज संभाल के नहीं रख पाए थे, तो अल्हड़ के बाद भी वैसा ही होता है, शक्ति हास होती है। भाई ये तो राज्य है, कभी घटता रहेगा कभी बढ़ता रहेगा, दुनिया का दस्तूर है, एक को नुकसान नहीं होगा तो दूसरे को फायदा कैसे होगा। ठीक है, तो इनका घट रहा है तो किसी का बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो वही होता है। तो अल्हड़ के बाद क्या होता है, फिक्स है, शक्ति का हास होता है। अब शक्ति का हास हो रहा है, इस समय पे हमको कोई विशेष ऐसा कोई शासक तो हुआ नहीं, लेकिन किसी शासक के समय पे कोई विशेष घटना हुई है तो हमें ध्यान रखना है। तो कौन सी घटना होती है साहब, एक शासक आता है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार, केवल नाम ही शक्ति कुमार है, शक्ति जैसा कुछ नहीं, शक्ति का हास ही हो रहा है। अब इसके समय पे एक शिलालेख लिखा गया, कौन सा, इसके समय पे क्या होता है, यहाँ पे हमको एक शिलालेख, कौन सा शिलालेख है, आहटपुर शिलालेख से हमको इस बात का पता लगता है कि इस पर मालवा का मुंज परिवार आक्रमण कर देता है। किस पर, इसके ऊपर। और मुंज परिवार चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। देखो मृतभट्ट के समय चित्तौड़ वापस आ गया था ना, तो मृतभट्ट के बाद शक्ति कुमार के समय कौन, मुंज परिवार आक्रमण कर देता है। तो चित्तौड़ किसके पास चला गया, मुंज परिवारों के पास। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, साइड में ऐसे लिख रहा हूं चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ की कहानी पैरेलल चलती जा रही है। चित्तौड़ पर कौन आ गए, परमार। चित्तौड़ पर परमार आ गए। अब चित्तौड़ पर ये परमार आ गए तो कौन आ गया, मुंज परमार। अब मुंज परमार के बाद उसका अगला जो शासक होगा वो आएगा परमार भोज, या यही है भोज परमार, जिसको हम राजा भोज के नाम से जानते हैं। जो कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये जो परमार भोज, जब इसका शासन था चित्तौड़ पर, तो ये अपने समय पर चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाता है। उस मंदिर का नाम क्या है, समाधीश्वर मंदिर। मैं उस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाद में मेवाड़ जो वंश चल रहा है, इसका एक शासक आएगा मोकल, जो इसी समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगा, और कालांतर में यही मंदिर मोकल जी के मंदिर के नाम से विख्यात होगा। तो चूंकि उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, मोकल ने नहीं, किसने करवाया, परमार भोज ने करवाया, लेकिन जीर्णोद्धार किसने किया, मोकल ने, और बाद में वो जाना भी गया मोकल मंदिर के नाम से। तो ये एक काम कराने के कारण वो व्यक्ति तो अमर हो गया ना। तो वो किसके समय हुई थी, इसलिए हम इस बात का जिक्र कर लेते हैं। तो बाद में हमको अस्थिकुंड शिलालेखों से पता चलता है कि इसके बाद परमारों के बाद यहाँ पे चालुक्यों का भी शासन हो गया था। कहां पर, चित्तौड़ पर। ठीक है, तो ये शक्ति क्षीण होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अब कहां पर आ गए हम, शक्ति कुमार पर। अब शक्ति कुमार के बाद कई सारे शासक आते हैं जिनको हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जो अगला प्रतापी शासक आएगा, प्रतापी शासक मतलब प्रतापी नहीं कहूंगा मैं, अगला ऐसा शासक जिसका वंशावली में हमको नाम ध्यान रखना है, जिसके बारे में कुछ विशेष चीज आती है, वो आता है रण सिंह। रण सिंह। अब रण सिंह के समय पे क्या होता है साहब, अब रण सिंह के समय पे क्या होता है कि कई जगह पे आपको एक कर्ण सिंह नाम से भी देखने को मिल सकता है। दोनों नाम ध्यान रख लेना, रण सिंह, कर्ण सिंह। रण सिंह के समय पे इसके दो बेटे होते हैं। इसके दो बेटे कौन होते हैं, एक तो होता है शेम सिंह
एक होता है राहब सिंह। ठीक है, अब बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं, चित्तौड़ हाथ से जा चुका है, छोटे मोटे राज पर राज कर रहे हैं, तो ये दोनों ही है ना थोड़े स्वतंत्र प्रवृत्ति के बालक होते हैं। तो ये राहब क्या चलता है, ये अलग ही चला जाता है सिसोदा ग्राम की तरफ और वहां पर अपनी अलग ही सत्ता या फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। ठीक है, तो ये सिसोदा में चला गया, इसीलिए इसमें बाद में इसके जो वंशज है वो सिसोदिया कहलाए। ठीक है, तो इसके 2 पुत्र थे, लेकिन यहां पे कौन रह गया, शेम सिंह। तो ये वाली जो शाखा चलेगी इसके वंशज वो तो कहलाएंगे सिसोदिया शाखा या फिर राणा शाखा, और ये सब वंशज जो चलेंगे ये क्या कहलाएंगे, ये रावल शाखा वाले कहलाएंगे। बात समझ में आई। तो रण सिंह के समय पर गुहिल वंश 2 शाखाओं में बढ़ गया, कौन कौन सी, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। तो अब मैं कह सकता हूं क्षेत्र सिंह के लिए, सॉरी शेम सिंह के लिए, कि रावल शाखा का पहला शासक कौन हुआ, शेम सिंह। ठीक है, अब इस शेम सिंह के 2 बेटे होते हैं, कौन कौन होते हैं साहब, इसके बेटे होते हैं सामंत सिंह और एक होता है कुमार सिंह। ठीक है साहब, सामंत सिंह का बढ़िया व्यवहार चल रहा है। ठीक है, ये शासन कर रहा है। ठीक है, अब सामंत सिंह क्या होता है, सामंत सिंह का विवाह होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसको हम अंतिम हिंदू सम्राट का उपाधि भी देते हैं। ठीक है ना, जिसने तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध लिया था, मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ा था, ये वही वाला पृथ्वीराज चौहान। उस पृथ्वीराज चौहान की बहन से इसका विवाह होता है, तो ये उसका क्या लगा, जीजा। तो इस समय पर जालोर के कीर्तिपाल सोनग्रा चौहान, ये कीर्तिपाल सोनग्रा चौहान कौन है, मैं आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि आप धीरे धीरे क्या है एक दूसरे के इतिहास में एक दूसरे की चीजें पढ़ेंगे तो चीजें रिपीट होती रहेंगी, चीजों की याद रखने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है हमारी। ठीक है, तो जालोर का कीर्तिपाल चौहान, अब इस कीर्तिपाल चौहान का थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। ये कीर्तिपाल चौहान वही कीर्तिपाल चौहान है जिसने राजस्थान के में जालौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करी। तो उस कीर्तिपाल चौहान की पृथ्वीराज चौहान तृतीय से अनबन चलती रहती है, तो ये सीधा सीधा उस पर आक्रमण करता तो नहीं है, ये उसका जीजा लगता है, तो ये सोचता है कि मैं चोट इसको दूं लेकिन दर्द तो यहां पर होगा। तो वो क्या करता है, कीर्तिपाल चौहान सामंत सिंह पर आक्रमण कर देता है। कब, 1172 के आसपास। सामंत सिंह हार के भागा ये कहां पे चला गया, वागड़ के क्षेत्र में चला गया। वागड़ का क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर चला गया। अब वहां चला गया और तो मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया साहब, कीर्तिपाल चौहान का, सोनग्रा चौहान। अब इसका अधिकार हो गया। बाद में ये वागड़ के क्षेत्र में वहां के क्षेत्रों को जीतता है, 1178 में संघर्ष करता रहता है और बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाकर वहीं अपना राज्य स्थापित कर लेता है। बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध में, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए भी जाता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में ये मारा जाता है। ठीक है, अब किसका यहाँ पे शासन किसका चल रहा है, कीर्तिपाल चौहान का। लेकिन इस बंदे के अंदर अपना आत्मस्वाभिमान जागता है, इसकी चेतना जागृत होती है और ये बोलती है यार हमारे जो वंश की जो भी ख्याति रही है मैं उसको कैसे धूमिल हो जाने दूं। तो ये अपनी सेना का संगठन करता है थोड़ा बहुत, जहां से जैसे भी होता होगा। और 7 साल बाद, कब, 1189 पे, यहां पे मैं बीच में लिख देता हूं कीर्तिपाल चौहान, मैंने लाइन नहीं लगाई क्योंकि ये इस वंश का नहीं है। ठीक है, ये कुमार सिंह इस पर आक्रमण करता है और फिर से मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो फिर से मेवाड़ पर यही वंश आ गया, कुमार सिंह। तो अब कौन आ गया, कुमार सिंह। अब इस कुमार सिंह के बाद भी और 2-3 शासक आते हैं, वो इतने काम के नहीं हैं, इसलिए मैं उनका नाम भी लेना यहाँ पे उचित नहीं समझता। ठीक है, अब ये बात हो गई साहब कुमार सिंह तक। अब कुमार सिंह के बाद जो अगला प्रतापी शासक आता है वो आता है हमारे जेत्र सिंह। अब जेत्र सिंह का शासनकाल का समय भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगला शासक आएगा हमारा जेत्र सिंह। इसका शासनकाल आपको 1213 से लगभग 1250 के आसपास देखने को मिलेगा। अब ये क्या करता है साहब, कुछ 2-3 घटनाएं इसके समय पर बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो ये चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो चित्तौड़ किसके हाथों में था, जो यहाँ पे इनके हाथ से चला गया था, शक्ति कुमार के हाथ से चित्तौड़ चला गया था। फिर उसके बाद परमार वर्मार ये आते रहे चालुक्य, तो ये चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। तो इसने खोया हुआ अपना चित्तौड़ कितने समय बाद, क्योंकि देखो कितनी पीढ़ियां गुजर गई, फिर इसने प्राप्त किया, तो एक बड़ा काम किया। इसके समय पे इसका संघर्ष होता है दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के साथ। अब कहने को तो वो संघर्ष कोई 1 दिन का या 2 दिन का या 1-2 साल का नहीं होता, वो 1222 से लेकर 1229 तक चलता है। किंतु एक मोटा मोटा जो भयंकर संघर्ष, अधिक संघर्ष की तीव्रता रही होगी वो होती है 1227 के आसपास।
और इस समय भूताला के युद्ध में इनका आमना सामना होता है। तो भूताला का युद्ध हम आकलन लगा सकते हैं कि 1207, कोई निश्चित समय नहीं है, उसमें इसका इल्तुतमिश से सामना होता है। और इल्तुतमिश से सामना होता है तो हालांकि ये इल्तुतमिश के आक्रमण को तो असफल कर देता है, किंतु इस समय इल्तुतमिश नागदा में भारी तोड़फोड़ मचाता है। तो नागदा में भारी तोड़फोड़ मचाने के कारण इसको अपनी राजधानी ट्रांसफर करनी पड़ती है, स्थानांतरित करनी पड़ती है, और ये अपनी राजधानी नई को राजधानी कौन सी बना लेता है? चित्तौड़ को बना लेता है। तो एक बात और ध्यान रखो कि चित्तौड़ को मेवाड़ के राजवंश में पहली बार राजधानी किसने बनाया? जेत्र सिंह ने बनाया। ठीक है साहब, अब इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। तो इल्तुतमिश के बाद फिर से दिल्ली का जो अगला शासक आता है नसरुद्दीन महमूद, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोपी वाला राजा बोलते हैं। टोपी वाला राजा। तो उसके समय पर भी इसका उससे संघर्ष होता है, ये उसके जो आक्रमण होता है उसको भी विफल कर देता है। तो साहब अब इसने क्या किया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के दो शासकों को असफल कर चुका है, मतलब पराजित नहीं तो उसका प्रतिकार भी बहुत बढ़िया से कर चुका है। तो बड़े लंबे समय के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कोई ऐसा शासक आया है जितने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। तो अब इसके अंदर भी आत्मविश्वास का संचार हो जाता है। मेवाड़ की सेना भी इसके समय शक्तिशाली हो जाती है, सैन्य रूप से प्रबल हो जाती है। तो अब ये सोचता है कि क्यों न मैं अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लूं। अब पूर्वजों का कौन सा अपमान? देखो, ये सामंत सिंह के समय पर जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो इसका बदला लेने के लिए ये अब मेवाड़ का जेत्र सिंह जालौर पर आक्रमण करता है। और इसके समय पर जालौर का शासक कौन होता है? उदय सिंह सोनग्रा या फिर उदय सिंह चौहान आप कह दीजिए। अब उदय सिंह पर आक्रमण करता है। अब उदय सिंह इस बात को भली बात ही जानता है कि साहब ये रहते हो बड़े राजा जी हैं, ये बड़े बड़े लोगों को परास्त कर चुके हैं, तो अपन इनके सामने क्या लगते हैं। तो उदय सिंह अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बोलता है कि भाई लड़ने मरने में क्या रखा है, आओ बैठो बातचीत करते हैं। तो ये बैठता है, मतलब यहाँ पे लड़ाई तो नहीं होती है, ये इसकी शक्ति को मान्यता देता है, मानता है इसका लोहा। और इसके बाद जेत्र सिंह और उदय सिंह के मध्य अर्थात मेवाड़ और जालौर के मध्य एक संधि होती है कि इसके पुत्र तेज सिंह का विवाह उदय सिंह की पौत्री चचिक देवी से या फिर रूपा देवी से कर दिया जाता है। तो जालौर के चौहान और जेत्र सिंह के मध्य, मेवाड़ के मध्य जो विवाह संबंध है यहाँ देखने को मिलता है। विवाह संबंधों के कारण मैं आपको फिर से बता चुका हूं, क्यों? क्योंकि संधि की विश्वसनीयता बनी रहती है। अब जेत्र सिंह के बाद क्या बनता है साहब? उसका पुत्र, कौन पुत्र? जिसका बालक का ब्याह हुआ था अभी, कौन? तेज सिंह। ये अगला शासक बनता है। तो ये भी अपने समय पर दिल्ली से संघर्ष करता है और दिल्ली से संघर्ष करता हुआ उसके आक्रमणों को विफल करता है। शासकों का नाम मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वो जब इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब इसके सामने पे एक महत्वपूर्ण घटना होती है, क्या? कि मेवाड़ चित्रशैली अपने आप में अलग टॉपिक है, तब पढ़ोगे, उसमें मेवाड़ चित्रशैली भी है। तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो इसी के समय पर लिखा जाता है। ठीक है, तो तेज सिंह के समय पर कौन सी घटना हुई थी कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो इनकी पत्नी थी तेज सिंह जी की, कौन? ये चचिक देवी, जिसके साथ विवाह हुआ था, वो नहीं, ये राजा लोग हैं, इनकी खूब सारी पत्नियां हुआ करती है। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी जयतल्ली देवी, उन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, जेत्र सिंह के बारे में एक बात कहना मैं भूल गया कि चूंकि इसने मेवाड़ में इतने लंबे समय बाद फिर से अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था, तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनकी तारीफ करी है। और एक इतिहासकार ने इन्हें कहा है कि ये मेवाड़ में नव शक्ति के संचारक थे। किसमें? मेवाड़ के नव शक्ति के संचारक थे। और इनके समय का जो शासनकाल था वो मध्यकालीन मुगल मेवाड़ का स्वर्ण काल था। ठीक है, तो तेज सिंह के समय की बात हो गई। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, एक बार दिल्ली से संघर्ष जिसको असफल किया इसने, और उसके बाद इसकी पत्नी जयतल्ली देवी ने मंदिर का, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब जेत्र सिंह के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है समर सिंह। अब समर सिंह का शासन काल है साहब, समर सिंह का शासन काल है 1273 से 1300 लमसम 50, तो इसका हो जाएगा 1250 से 1273। ठीक है साहब, अब क्या होता है समर सिंह के बारे में खूब सारे शिलालेखों में, प्रशस्तियों में इसकी भर भर के तारीफ लिखी हुई है कि ये शत्रु का संहार करने में सिंह के समान है, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता है, गुजरात से तुर्कों का उद्धारक है। इसमें खूब, ठीक है ना, इसकी खूब तारीफें लिखी गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसके समय पर 1298 में
है ना। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की ओर कूच करता है, किस उद्देश्य से? सोमनाथ मंदिर की लूटपाट के उद्देश्य से। तो एक बार मैं आपका ध्यान इस ओर लाऊंगा कि साहब ये है दिल्ली, ये मैं दिल्ली, ठीक है। अब ये दिल्ली से इधर जा रहे हैं तो इधर पड़ता है आपका चित्तौड़, इधर पड़ता है आपका जालोर, ये इधर इसको जाना है गुजरात, ठीक है। इधर पड़ता है आपका रणथंभौर, ठीक है। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से सोमनाथ जाने के लिए जालोर से रास्ता मांगता है। अब इस समय जालोर में कौन है? कानड़दे चौहान, कानड़दे चौहान वो मना कर देता है कि भाई मैं तो नहीं जाने दूं, ठीक है, क्योंकि किसी भी राज्य के क्षेत्र से अगर सेना गुजरती थी तो उस राज्य को बड़ा भारी नुकसान होता था, तो ये मना कर देता है। तो ये मना कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी से किसने विरोध ले लिया? जालोर के कानड़दे चौहान ने। साहब अभी बाद में देखेंगे, पर इसने विरोध तो ले लिया एक बार के लिए। उसके बाद क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को किस मार्ग से भेजता है? मेवाड़ के मार्ग से। तो इस समय समर सिंह अलाउद्दीन की खिलजी की सेना को जाने देता है, ठीक है, लेकिन उससे कर वसूलता है, दंड वसूलता है। दंड किस बात के लिए? कि भाई आपकी सेना जा रही है तो खेत खलियान बस्तियों को तबाह करती हुई जाएगी, नष्ट करती हुई जाएगी, खाते पीते खाने का सामान बांध के तो लाते नहीं है, बीच में जो मिलता है उसी से जुगाड़ करते हैं। तो ये क्या उससे दंड वसूल करता है। अब इसने चूंकि दंड वसूल कर लिया तो ये मतलब जो मेवाड़ था वो भी निशाने पे आ गया कि तुम्हें भी टाइम आने पर देखूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? ये सेना चली गई गुजरात, सोमनाथ मंदिर में लूटपाट करी। अब जब ये सोमनाथ मंदिर में लूटपाट करके वापस लौट रही होती है तो जालोर के पास एक स्थान पर इन सेनापतियों के, जो इसके जो सेनापति होते हैं उनके मध्य विवाद हो जाता है। इनके मध्य विवाद हो जाता है किसको लेकर के? लूट के माल के बंटवारे को लेकर के। तो इसका एक सेनापति तो चल जाता है साहब कहाँ? रणथंभौर भाग के कुछ हिस्सा लेके। और इसी समय यहाँ पर जालोर का कानड़ थे, इन पर आक्रमण भी कर देता है। तो कुछ लूट का माल ये लेके निकल जाता है, एक भगोड़ा भाग गया यहाँ पे, और बाकी के दो जो सेनापति होते हैं उलूग खान, नुसरत खान, वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं? दिल्ली। अब दिल्ली जाके सारा विवरण किसको बताते हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है कि ये जो भगोड़ा था ये मुझे लौटा दो। इस समय पे यहाँ पे रणथंभौर में कौन होता है? इस समय पे यहाँ पे होता है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान बहुत प्रतापी प्रबल राजा है। जब चौहान रियासतों का समराइजेशन करेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। तो ये बोलता है कि भाई कोई शरण में आने वाले को मैं कैसे मना कर सकता हूँ, या उसकी सुरक्षा करना तो मेरा दायित्व बनता है। ये देने से मना कर देता है, ये देने से मना कर देगा तो विरोध होगा, ये आक्रमण होता है। यह आक्रमण होता है तो यहाँ पे 1301 में भयंकर भीषण युद्ध होता है, और फाइनली यहाँ पे क्या होता है? साका होता है, अर्थात जौहर और केसरिया दोनों घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ पे पहला साका, पहला कहीं का? राजस्थान का पहला साका, ठीक है। फिर इसके बाद ये निमटने आता है कहाँ पे? चित्तौड़ में, नजदीक पड़ रहा है ना चित्तौड़। तो 1303 में यहाँ पे साका होता है। अब यहाँ पे 1303 में साका हुआ तो ये कौन सा साका है? राजस्थान का दूसरा, मेवाड़ का पहला। अब इसके बाद इसको जाना है जालोर, लेकिन जालोर पर आक्रमण करने से पहले एक छोटा सा दुर्ग है सिवाना। इस दुर्ग पर आक्रमण और इसको जीतना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसका मार्ग यहीं से होकर जाता है, इसीलिए जालोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं सिवाना दुर्ग को। तो पहले यहाँ पे भीषण युद्ध होता है, और यहाँ पर भी 1308 में साका होता है, और फिर उसके बाद जालोर में 1311 में साका होता है, ठीक है। तो देखो ये जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था 1298 में, और जब ये वापस लेकर जा रहे थे तो जो इस जगह पे जो घटना घटी थी, या फिर ये जो पूरी घटना है, इससे रास्ता मांगना, नहीं देना, फिर इसके द्वारा दंड वसूला जाना, फिर ये लूटपाट पर अटैक करना, एक बंदे का यहाँ पे भागना, इसको शरण देना, इसी समय पे इन चारों साकों की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, ठीक है। तो राजस्थान के 4 शाखाओं का जन्मदात्या है ये घटना, ठीक है। तो चूंकि ये रिलेटेड थी तो थोड़ा सा ट्रैक से हटके हम इधर आ गए। तो जो हमारी मुख्य बात थी समर सिंह से रिलेटेड, वो क्या थी कि समर सिंह ने अपने समय पर क्या किया? अलाउद्दीन की खिलजी की सेना को गुजरात की ओर जाने तो दिया, किंतु उससे दंड वसूला तो ये निशाने पर आ गया था। अब समर सिंह जी निकल गए। अब समर सिंह जी के बाद साहब उनके 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है रतन सिंह, एक होता है कर्ण सिंह। अब रतन सिंह क्या करता है? रतन सिंह तो बनता है अगला शासक, और जो होता है कर्ण सिंह वो नेपाल की ओर चला जाता है और अपनी सत्ता वहां पे स्थापित करता है। अब ये रतन सिंह है, अब ये बेचारा कब आया? 1302 में। अब ये आते उधर से अलाउद्दीन खिलजी निमटता हुआ आ रहा है, कहां से? रणथंभौर से। और रणथंभौर से आने के बाद क्या करता है? वो इस पर अटैक करता है, स्वाभाविक है। उसके 2 कारण है। एक कारण तो मैंने बता ही दिया कि उसके मन में खूंस भरी पड़ी थी कि मुझसे पैसा लिया था, ठीक है तुम कौन होते हो सालों पैसा लेने वाले, मैं देख लूंगा, टाइम आएगा तब। तो एक तो वो वाला कारण हो गया। दूसरा,
वो एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, उसको तो साम्राज्य विस्तार करना था, बातें तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए इसे। तो 1302 में बनता है और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, काफी समय तक घेराबंदी रखता है, अंत में युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है और यहाँ पे वापस जौहर की घटना घटित होती है जिसको अभी हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो साका है ये मेवाड़ का पहला साका है। ठीक है, और इसके संदर्भ में ही देखो घटना कब घटी है, 1303 में और 1540 में। ठीक है, एक पद्मावत ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, अब पद्मावत ग्रंथ जो लिखा गया वो लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब वो बताता है कि पद्मावती की खूबसूरती से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया। तो आप स्वयं इस बात का आकलन कर सकते हैं कि इसके तकरीबन 200-250 साल बाद एक आदमी कहानी लिख रहा है, वो भी उस दौर की कि जिस दौर की इतिहास के स्रोतों पर विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं है, उस पर ये बंदा कहानी लिख रहा है। बहुत ज्यादा लिखे हुए साक्ष्य मिलते भी नहीं हैं, तो इस कहानी में कितनी मनगढ़ंत बातें होगी। और ये बात हमको गले से उतरते भी नहीं है कि एक नारी के लिए इतना बड़ा आक्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें मनगढ़ंत हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो पद्मावती की इतिहास में पौराणिकता पर भी प्रश्न उठाते हैं कि शायद ही कोई ऐसी लेडी हुई भी है, वो तो यकीन तक नहीं करते। ठीक है, कई इतिहासकार तो रतन सिंह की पुत्री तक बता देते हैं पद्मावती को। तो यहाँ पर ये क्या हो गया साहब, रतन सिंह का अंत हो गया, रतन सिंह मारा जाता है और समूल नाश हो जाता है इस वंश की शाखा का। तो रावल, ये कौन सी शाखा का चला आ रहा था साहब, ये वाली शाखा, कौन सी, रावल। तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, यहाँ पर इस रावल शाखा का अंत हो जाता है। अब अंत हो जाता है, अब कौन आ गया साहब यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी। अब थोड़ी सी और जिक्र करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी 1303 में इस दुर्ग को जीतता है, चित्तौड़ को, ये अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त कर देता है और चित्तौड़ का नाम क्या कर देता है, बदल के खिजराबाद कर देता है। खिजराबाद करने के साथ साथ ये तो आगे निकल जाता है। अब इसने आगे कहां आक्रमण किया, सिवाना पर आक्रमण किया और जालोर पर आक्रमण किया 1311 में। तो 1311 में जो कानड़देव चौहान होता है उसका छोटा भाई होता है मालदेव चौहान, जिसको हम मुच्छाला चौहान के नाम से भी जानते हैं, वो अलाउद्दीन की शरण में आ जाता है। तो यहां पर कौन है अभी वर्तमान में, खिज्र खां चित्तौड़ में। तो 1313 में, 1311 में तो वो अलाउद्दीन की शरण में आ गया और 1313 में ये जो खिज्र खां होता है ये यहाँ का चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है, किसको, मालदेव चौहान को। और मालदेव चौहान को वहां का प्रशासक नियुक्त करके स्वयं दिल्ली की ओर निकल जाता है। बाद में 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारा ध्यान हम इस ओर केंद्रित रहेंगे। अब यहाँ पर किसका राज चल रहा है, चौहानों का, मालदेव चौहान। और इसके बाद इसके बेटे आते हैं कौन, बनवीर चौहान या फिर जयसिंह या जैसा चौहान। आपको जो भी, आप दोनों नाम ध्यान रखो, बनवीर चौहान या फिर जैसा चौहान, जो भी आ जाए। अब इसके बेटों को 1326 में, अब इस शाखा को मत भूलो, यहाँ पे रण सिंह के 2 बेटे थे, राहत सिसोदा गांव में चले गए थे, तो इसके वंशज अलग ही चल रहे, धीरे धीरे उन्होंने भी सेना संगठित करी। तो 1326 में इस शाखा का एक हमीर नाम का व्यक्ति इस पर आक्रमण करता है, जैसा चौहान या बनवीर चौहान पर, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो अब इस हमीर से हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कहां तक आ गए कि चित्तौड़ चला गया, शाखा हो गया, शाखा के बाद खिज्र खां चला गया, चौहान आ गया, चौहान के बाद उसके बेटे आ गए और 1326 में फिर से इसी वंश के वंशज हमीर आ चुका है। तो ये कौन सा हमीर है, ये राणा हमीर है, जो 1301 में जो साका हुआ था, कहां पर, रणथंभौर में, वो हमीरदेव चौहान था, ये राणा हमीर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक की कहानी में आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ेंगे, इसको एक बार मैं साफ कर देता हूं।